वन ह्यूमन सोसाइटी, एक मानव समाज। तो क्या मतलब क्या है, बाबा इसमें क्या कहना चाहते हैं, बाबा का विजन क्या है? अगर इस विषय को हम देखेंगे तो इतना भारी लगेगा, पढ़ेंगे तो इतना भारी लगेगा कि हिम्मत हार जाएगी कि क्या समझूं, क्या पढ़ूं, क्या बाबा कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। एक मानव समाज कह रहे हैं, लैंग्वेज पर इतनी बातें हैं, स्क्रिप्ट है, रेसेस पे क्या 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 नहीं। अगर इसमें फंस गए तो बाबा जो इसमें कहना चाहते हैं वो पल्ले नहीं पड़े। बाबा ने कहा था जब सेमिनार की शुरुआत हुई 1969 में, तो उसका भी बैकग्राउंड है, आज उसको कहने की जरूरत नहीं है। तो बाबा ने कहा था कि जो सेमिनार क्लास है, क्लास तो दो प्रकार से होता है, एक तो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर पढ़ाता, दूसरा स्कूल के गुरुजी पढ़ाते। तो हमारा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वाला क्लास सेमिनार नहीं है, ये गांव के स्कूल का गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं। मतलब क्या है कि विषय को खोल करके सबके सामने रख देना, पोस्टमार्टम करके उसका एक एक विवेचना करके दिखला देना कि उसमें क्या है। यही है सेमिनार का ट्रेनर्स क्लास। क्योंकि ट्रेनर्स को ये विषय क्लियर रहेगा तो फिर इनको क्लास लेने में सुविधा हो जाएगी। और ये सेमिनार है ग्रेडेड ट्रेनिंग कैडर का, 5 प्रकार का कैडर, मार्गी, सबका एक ग्रेडेड ट्रेनिंग है। तो ये विषय है एक मानव समाज। तो क्या एक क्या है, मानव क्या है, समाज क्या है, बाबा क्या कहना चाहते हैं? बाबा कह रहे हैं कि समाज शब्द के लिए अंग्रेजी का सोसाइटी शब्द उपयुक्त नहीं। सोसाइटी समाज के मीनिंग को पूरा कैरी नहीं करता। तो क्या बाबा कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं कि कलेक्टिव मैन और वीमेन का एक कलेक्शन नहीं है जिसको हम सोसाइटी कहेंगे, समाज कहेंगे। उसका इनर स्पिरिट है द एक्शन ऑफ मूविंग टुगेदर, एक साथ साथ चलना। और बाबा के ही शब्दों में, समानम एजते जना अस्मिन इति समाजम। समान आदर्श की तरफ चलने वाले, मूव करने वाले कलेक्टिव बॉडी का नाम समाज है। तो इसमें दो चीज आता है, समान लक्ष्य की तरफ बढ़ना और कलेक्टिव रूप में चलना। इसमें जब कलेक्टिव रूप में चलेंगे तो उसमें क्या होगा? समाज का एडवांसमेंट। तो सोशल एडवांसमेंट है एक स्पेशल टाइप का एक्शन। वो क्या है? एक म्यूचुअल यूनिटी। म्यूचुअल माने दोनों पक्ष से आदान प्रदान। और सोशल एडवांसमेंट का मतलब है कि जो साथ साथ लोग चल रहे हैं, साथ साथ मूव कर रहे हैं, उसका आगे बढ़ने का जो फीलिंग है, म्यूचुअल यूनिटी, वो स्ट्रांग है। कलेक्टिव चलना, बॉडी नहीं, कलेक्टिव चलना नहीं, बल्कि जो बॉन्ड है साथ साथ चलने का, वो स्ट्रांगर है। ये इनर स्पिरिट है इस विषय का। अगर इस पर हम मनन करेंगे कि हमारा चलना खाली नहीं है, हमारे चलने में यूनिटी की फीलिंग, बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो। कैसे स्ट्रांग होगा ये बाबा आगे बतलाएंगे।
लेकिन बाबा ये कह रहे हैं कि बहुत कष्ट कह रहे हैं, बाबा इस बात को बहुत से कह रहे हैं, कष्ट से कह रहे हैं कि इस प्रकार के समाज का निर्माण अब तक नहीं हुआ है। ये कैसे होगा? ये तब होगा जब हम इस बात को समझेंगे कि इस काम को करने के लिए क्या आवश्यकता है, एक सोशल कॉन्शसनेस क्रिएट करने। जब तक सोशल कॉन्शसनेस क्रिएट नहीं होगा तब तक ये स्ट्रॉन्ग यूनिटी का बॉन्ड क्रिएट नहीं होगा समान रूप से चलने वाले व्यक्तियों को। तो इसमें क्या है, असली बात क्या आ गई कि सोशल कॉन्शसनेस, इसके लिए एजुकेशन, सोशल एजुकेशन। अब बाबा ये कह रहे हैं ये होगा कैसे? इसलिए बाबा तो ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कुछ बाबा ने कहा है एक साइंटिस्ट का लैब का नोटबुक है, लेकिन असली तो एक्सपेरिमेंट है। बाबा कह रहे हैं ये जो मैं कह रहा हूं ये कैसे हो, हाउ दिस इज पॉसिबल टू क्रिएट, कैसे हो? बाबा कह रहे हैं कि इसके लिए दो चीज चाहिए, इसके लिए दो फैक्टर्स हैं जो आवश्यक हैं, जो मैं बात कह रहा हूं इसके लिए। पहला फैक्टर है एक ग्रेट आइडियोलॉजी। तो बाबा पूरी जिंदगी क्या काम किया? बाबा का अगर देखें तो 3 मेन कंट्रीब्यूशन है। वैसे तो बाबा ने इतनी बात दी है कि हम कह नहीं सकते, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें बाबा का कंट्रीब्यूशन नहीं है, बाबा की देन नहीं है। लेकिन सारी चीजों को अगर हम एक जगह इकट्ठा कर लें तो 3 हैं, उसमें सब कुछ आ जाएगा। वो पहला है एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी सब लोग समझते हैं किसको कहते हैं। तो इस प्रकार के समाज को बनाने के लिए 2 फैक्टर्स में से एक है ग्रेट आइडियोलॉजी, वो बाबा ने दिया है। और यहाँ हमारे जो सब लोग यहाँ आज मौजूद हैं सबको मालूम है कि हमारे आइडियोलॉजी में आज तक जितने भी आदमी हैं इसमें आइडियोलॉजी में कोई कमी नहीं निकाल पाया है। इससे कन्फर्म होता है कि जो समाज को बनाने के लिए जो पहला फैक्टर है ग्रेट आइडियोलॉजी, वो हमारे पास मौजूद है। और उसी की ट्रेनिंग के लिए समाज ये सेमिनार होता है कि ग्रेडेड ट्रेनिंग देकर के हम अपने कैडर को आइडियोलॉजिकल बनाएं। दूसरा फैक्टर क्या है? आइडियोलॉजी तो है, दूसरा फैक्टर है समाज बनाने के लिए एक ग्रेट पर्सनालिटी। वो पर्सनालिटी है युग पुरुष बाबा का। तो समाज निर्माण करने के लिए जो 2 फैक्टर्स है वो दोनों मेरे पास है। और इसके लिए जो हम मंत्र रोज जपते हैं धर्म चक्र में, संग छद्वम संवदध्वम, ये पूरी आइडियोलॉजी को कैरी करता है। पूरा जो हमारा काम है उसको दिखलाता है। ये पूरा जो आज का सब्जेक्ट है इस संग छद्वम मंत्र में ये सब कुछ निहित है। इसलिए मैं दोबारा दोहराता हूं कि बाबा की फिलॉसफी, बाबा की आइडियोलॉजी, बाबा का काम या बाबा की प्लानिंग ये थियरी नहीं है, एकदम प्रैक्टिकल है। और उसी को कैसे करेंगे उसके लिए सब्जेक्ट है कि हम कैसे कैसे इस काम को करेंगे। बाबा का 28 मई 62 मुंगेर का एक स्पीच है, उसका एक पार्ट है कि टुडे स्पेशल केयर हैज टू बी गिवन टू सोसाइटी एंड सिविलाइजेशन विथ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट देयर विल बी कल्चरल प्रोग्रेस। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के साथ कल्चरल प्रोग्रेस होता है, सोसाइटी आगे बढ़ती है और वही सिविलाइजेशन को जन्म देता है, नए सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन आनंद मार्ग एक अपने आप में सिविलाइजेशन है जिसकी शुरुआत हम अभी इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के अंतिम फेज से लास्ट फेज से गुजर रहे हैं। और जो नई सिविलाइजेशन है उसमें एंटर कर चुके हैं और आज नहीं, श्रावणी पूर्णिमा 1939 को उसमें एंटर कर चुके हैं। फॉर
ए हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन टेक 100 years दिस साइड और दैट साइड। इतिहास के लिए 150 साल कुछ मान ही नहीं रखता। तो बाबा की जो चाहत है वो इस पर दिखला रहे हैं इसमें। अब बाबा कह रहे हैं कि ह्यूमन सोसाइटी को बनाने की जो इसके पायनियर्स हैं, जो पायनियर कंपनी है, पायनियर कंपनी फौज की क्या करती है? आगे जाती है, जंगल काटती है, रोड बनाती है, बैरक बनाती है, पानी का इंतजाम करती है, तब उसमें आकर के फौज रहती है। उसी प्रकार से जो पायनियर कंपनी है जो आज हमारे सामने बैठी है, यही ना बाबा की पायनियर कंपनी है, इसी को नए सिविलाइजेशन को हेराल्ड करता है। तो बाबा कह रहे हैं कि ध्यान रखना, अगर हमसे जरा भी चूक हो गई तो गड़बड़ हो जाए। इसलिए इस ह्यूमन सोसाइटी को यूनाइट करने की, क्योंकि बाबा कहते हैं कि अब तक ये नहीं बनी है, लेकिन निराश नहीं होना है, वो होना है, क्योंकि बाबा जो दिए हैं पॉइंट उसी पर बनेगी। लेकिन ध्यान रहे, कुछ सावधानी रखनी हो। जो आदमी कार एक लेकर के बाहर निकलता है, वो ट्रैफिक का ज्ञान उसको होता है और ध्यान रखता है ये मेरा ब्रेक यहाँ है, एक्सीलेटर यहाँ है, हमारी कौन सी मशीन कहाँ है, लाइट पॉइंट कहाँ है, सब चीज़ का ध्यान रखता है। इस प्रकार से जब करता है तब उसको रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए बाबा जो प्रिकॉशन दे रहे हैं, तो हमारे परिवार के लोग इसका अगर ध्यान रखेंगे बहुत आराम होगा, हम आराम से हम इस गाड़ी को निकाल दें। और ये क्या है कि एक मानव समाज करने के लिए पहला हमको ध्यान रखना है कि समाज के जो कॉमन पॉइंट्स है, डिफरेंट कम्युनिटी, ध्यान रखें, जिस समाज में आज हैं उसमें एक कम्युनिटी नहीं है, डिफरेंट कम्युनिटी है। उसमें जो कॉमन पॉइंट्स यूनिटी के है, उसको हमको इनकरेज करें। माइंड इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। समाज में डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों के बीच में, सबके बीच में जो कॉमन पॉइंट्स है उसको हम इनकरेज करें। और हमारे दादा दीदीज मार्गीज ये ध्यान रखेंगे, जो डिफरेंस का पॉइंट है उस पर हम नहीं पांव रख देंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्योंकि हमको एक ह्यूमन सोसाइटी बनानी है, तो एक ह्यूमन सोसाइटी बनाने के लिए जो कॉमन पॉइंट्स हैं जो हमको यूनाइट करेंगे उसको प्रमोट करने का, और जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है उसमें हम हाथ नहीं डालेंगे, उससे बच के रहेंगे, हमारे मुंह से कुछ निकल नहीं। इसलिए कंट्रोवर्शियल पॉइंट है जो समाज को बांटती है, उसमें हमको रेस्ट्रेंट करना होगा। हमारे मुंह में खुजली नहीं आने लगे बोलने के लिए कि हम कुछ बोलेंगे ही इसमें, अब बोल करके हम सबको डुबा देंगे तो ठीक नहीं है। इसलिए बाबा प्रिकॉशन दे रहे हैं, सावधानी कर रहे हैं कि हमारे सारे होल टाइम पर सारे पांचों प्रकार के कैडर, सारे मार्गी जो डिफरेंस क्रिएट करने वाली चीजें हैं समाज में, उस पर हम चुप रहे। जरूरत पड़ेगी तो बस बोलेंगे नो कमेंट्स, बोलेगा कि हम तो सबको एक यूनाइट कर रहे हैं, इसमें हमको आप क्यों डाल रहे हैं, यही तो रोग है। इसलिए हमको हर प्रकार से बचना होगा, नहीं तो संगठन को हम इसमें फंसा देंगे, सारा काम हमारा गड़बड़ हो जाएगा। एक आदमी के गड़बड़ी से, गड़बड़ स्टेटमेंट देने से हम सबका नुकसान हो जाएगा। दूसरी बात बाबा कह रहे हैं कि किसी भी रिलीजन के खिलाफ हम नहीं, किसी रेस के खिलाफ नहीं बोले। हमारे लिए सब लोग, क्योंकि हम क्या है, नई सिविलाइजेशन को आगे लेके बने हैं, चले हैं आगे, और सबको लेकर के हम एक मनुष्य का समाज बनाएंगे, एक किसी को लेकर नहीं बना सकते। बाबा का प्लान है वन ह्यूमन ग्लोबल फैमिली, और केवल फैमिली नहीं होगी, सोसाइटी भी होगी, फैमिली भी होगी। इसलिए हम किसी भी रिलीजन को, किसी भी रेस को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब एक जगह से आए हैं, एक जगह जाना है, हम भाई बहन हैं। इस प्रकार की फीलिंग हमारे व्यवहार से और हमारे आचरण से, हमारे अभिव्यक्ति से झलकना चाहिए। अंतिम बात बाबा कह रहे हैं, किसी देश की आलोचना नहीं, नॉट टू क्रिटिसाइज एनीवन, क्योंकि हमारा प्रेजेंस तो वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्रीज में है।
आज वर्ल्ड में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है आनंद मार्ग को छोड़ करके जिसका प्रेजेंस सब जगह हो, हम सब जगह हैं। इसलिए अगर हम किसी देश को क्रिटिसाइज करेंगे, हम वहां तो काम नहीं कर सकते, इसका मतलब हम वहां अपने लिए रास्ता ब्लॉक करेंगे। इसलिए ये सब जो पॉइंट्स बतलाया है, ये 4 पॉइंट ये है हमारे प्रिकॉल करने के लिए। हमको विश्वास है कि आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे इसको तो हमारी जो पायनियर कंपनी है, बाबा का जो विजन है वन ह्यूमन सोसाइटी का, ये पायनियर कंपनी अंत तक पहुंचा करके छोड़ी। अब हम बताते हैं कि हमारे पॉइंट्स, कॉमन पॉइंट कौन कौन से हैं यूनिटी के, किन किन बातों को हम ध्यान रखेंगे, प्रमोट करेंगे तो एक मानव का समाज बन जाएगा। पहली बात कि जितने मनुष्य हैं किसी भी समाज के, किसी भी देश के, किसी भी रेस के, मनुष्य मात्र एक जगह से आए। हम जहां से आए हैं वो एक ही जगह है, फिलोसॉफिकली, बायोलॉजिकली, इवोल्यूशन का प्रोसेस ले, किसी एंगल से अगर देखें तो ये साबित हो जाएगा कि हमारा एक जगह से सब लोग आए। जगह जगह जहां जहां बस गए वहां का जियोग्राफिकल फीचर हमारे शरीर पर आ गया। गोरा, काला, पीला, नीला, जितना भी रंग रूप है ये जियोग्राफिकल सिचुएशन की देन है। हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। ये नहीं है कि गोरा आदमी बहुत सिविलाइज्ड है, काला आदमी बहुत ही बैकवर्ड है, ये गलत है। इसलिए हम दिमाग में रखें, कॉमन पॉइंट ऑफ यूनिटी है कि हम एक जगह से आए, पहला पॉइंट। दूसरा, आवर कल्मिनेटिंग पॉइंट इज ऑल्सो द सेम, हम एक जगह से आए हैं, एक ही जगह सबको जाना। तीसरी पॉइंट, आवर ऑल द होप्स एंड एस्पिरेशंस आर द सेम। दुख में, दुख के क्षणों में सभी दुखी होंगे, बराबर रूप थे। ये नहीं है कि काले चमड़े के शरीर के स्किन के रंग का आदमी ज्यादा दुखी होगा और जिसका रेड स्किन है या येलो स्किन है उसको दुख नहीं होगा। दुख में सभी समान रूप से दुखी होते हैं, सुख में सभी समान रूप से सभी सुखी होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हमको ध्यान रखना होगा, आज जो हमारा डिफरेंस है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, डिफरेंस ओपिनियन का हो सकता है लेकिन हम सब में, मनुष्य मात्र में कभी डिफरेंस हो नहीं सकता है, क्योंकि हम एक जगह से आए हैं, एक जगह जाए। ओपिनियन डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन आज जो दुश्मन है कल दोस्त हो सकता है। इसलिए अंदर से ओपन रहेंगे। अगर उसमें सुधार होता है, कभी फ्रांस और जर्मनी इतने दुश्मन की तरह से लड़ते थे, ठिकाना नहीं था, कोई नहीं कहता कि दोनों एक होंगे, आज दोनों दोस्त हैं। इसलिए दोस्ती और दुश्मनी दोनों बहुत दिन तक नहीं रहती, इसको ध्यान रखना है। इसलिए इस बात को अगर ध्यान रखेंगे तो हम एक और समाज बनाने में सहूलियत हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है सोशियो इकोनॉमिक अप्रोच। ध्यान ये रखना होगा, आज जो दुनिया में सोशियो इकोनॉमिक विषमता है, डिस्पैरिटी है, इसको दूर करना होगा। यही हमारा गोल है। इसी के लिए बाबा ने प्रौत दिया कि ये जो डिफरेंस है, क्योंकि देने वाले ने फ्री दिया है, हवा फ्री मिली है, रोशनी हमको फ्री मिली है, प्रकृति की ओर से जितनी चीजें मिली है सब फ्री मिली है। इसलिए हम क्यों इस बात को भूल जाते हैं, लेकिन किसी कारण से जो ज्यादा चालाक है, जो ज्यादा पावरफुल हुए, धन इकट्ठा करते रहते हैं। इसलिए ये दोनों के बीच को जो दूरी है, इसको हमको घटाना पड़ेगा और ऐसा एक समय लाना पड़ेगा कि आदमी का ध्यान, जो प्राउड फिलॉसफी हम सब जानते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए
हमको सोशियो इकोनॉमिक अप्रोच लेकर के ध्यान रखेंगे, इससे भी हमारी ह्यूमन सोसाइटी की यूनिटी होगी। डिफरेंसेस इसलिए है कि गरीब और अमीर के बीच की खाई बहुत लंबी है, बहुत बड़ी गैप। नेक्स्ट पॉइंट है साइको सेंटिमेंटल अप्रोच। आप ध्यान रखें कि बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स आर सेंटिमेंट। तो अगर हम किसी के सेंटिमेंट को टच कर देते हैं, गलत सेंटिमेंट दब गया तो वो दुश्मन बन गया, उसकी लाइफ भी खराब हो जाती है, समाज भी खराब हो जाता है। उसमें ध्यान ये रखना होगा कि इंडिविजुअल लाइफ का सेंटिमेंट हमारे कलेक्टिव सोशल मूवमेंट के रास्ते में ना आवे, उसके साथ हम एडजस्टमेंट करते चले। और हमको ध्यान रखना है इस पायनियर कंपनी को कि वो जो कॉमन जो सेंटिमेंट है आदमी का, उसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे इनकरेज करेंगे उस सेंटिमेंट को अपने ह्यूमन सोसाइटी की यूनिटी के लिए कैसे यूटिलाइज करेंगे। इट इज ए टैक्ट, इट इज रियली ह्यूमन मैनेजमेंट। इसलिए हमारी जो पायनियर कंपनी है, इसको ये ह्यूमन मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा कि इंडिविजुअल लाइफ का सेंटिमेंट, क्योंकि बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स आर सेंटिमेंटल, लेकिन किसी का इंडिविजुअल लाइफ का सेंटिमेंट हमारे कलेक्टिव फ्लो को बिगाड़े नहीं, बल्कि उसको हम कैसे समाज की तरफ चैनलाइज करके उसको भी इस काम में लगाएं, तब हमारे लिए वो साइको सेंटिमेंटल जो अप्रोच है वर्ल्ड यूनिटी में हमारे लिए सहायक होगा। दूसरा है स्पिरिचुअल सेंटिमेंटल अप्रोच। आप देखें कि जो स्पिरिचुअल सेंटिमेंट है, ये भी समाज के यूनिटी के लिए आवश्यक है और ये लास्टिंग यूनिटी में मदद करेगा, क्योंकि सेंटिमेंटल यूनिटी तो थोड़े समय के लिए रहती है, हो सकता है फिर वो सेंटिमेंट हर्ट हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन स्पिरिचुअल सेंटिमेंट भी हमको समझेंगे और उसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे वर्ल्ड यूनिटी के लिए, ग्रेटर कॉज के लिए। क्योंकि एक चीज का ध्यान रखेंगे कि बाबा ने इस बात को बहुत अच्छा से टच किया है कि बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स हैव स्पिरिचुअल थर्स्ट। हर आदमी के दिल में अनंत के प्रति प्यास है। कोई जानता है, कोई नहीं जानता है, नोइंगली और अननोइंगली ये है। और जाने अनजाने आदमी, सब आदमी उसी को खोज रहा है। तो ये स्पिरिचुअल सेंटिमेंट सब में है। हम देखेंगे कि उसको कैसे, उस सेंटिमेंट को हम कैसे जगाएंगे और उसको हम राइट डायरेक्शन में कैसे उसको मोड़ेंगे। अगर इस चीज को हम समझते हैं तो हम इसके द्वारा इसको डाइवर्ट करके भी हम एक मानव समाज बनाने में, मानव समाज को इस अप्रोच से भी इसको जोड़ सकते हैं। और इसके लिए बाबा ने इतना सुंदर अप्रोच दिया है। इस बात को अगर हम समझा दें लोगों को, और वो बाबा की ही भाषा में, हरेरेव पिता गौरी माता स्वदेशः भुवनस्त्रयम्, ये त्रिभुवन हमारा घर है, परम पिता हमारे पिता हैं, परमा प्रकृति हमारी माँ है, और ये त्रिभुवन हमारा घर है। और इस बात को कोई डिनाई नहीं करेगा, क्योंकि एक बात का ध्यान रखें, ये दुनिया अनजाने उस दिशा में बढ़ रही है कि बाबा जो कह रहे हैं, और दुनिया भी उसी दिशा में जा रही है। आपको हम जरा सा इतिहास के पन्नों को उलट करके दिखला रहे हैं कि मनुष्य, आपको हम ले चलते हैं आपका विजन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब नेशन स्ट्रांग हो गए और एक नेशन दूसरे नेशन के रास्ते में आने लगा, तो एक क्लैश हुआ और उसका नतीजा निकला कि 1914 से 1918 का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लेकिन अगर हिस्ट्री ऑफ वॉर
अगर पढ़ें तो wars have never been detrimental to human progress, ये मानवता को आगे बढ़ाया। आप कहेंगे कि अजीब सी बात आप कर रहे हैं। अजीब की बात अपने से नहीं बात कर रहे हैं, मैंने हिस्ट्री को दिखा के कह रहा हूँ, हिस्ट्री इसकी प्रूफ है। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब 18 में खत्म हुआ तो लीग ऑफ नेशंस की एक पंचायत बनी, लीग ऑफ नेशंस। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमको आगे ही बढ़ा, मानव समाज को, नेशंस आगे बढ़े। इसके बाद 1920 आइंस्टीन MC² का फॉर्मूला दिया, जिससे एटम बम का हुआ। 19 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है और 45 में खत्म होता है वहां से। और हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम का प्रयोग हुआ और मानवता त्राही कर गई। लेकिन नतीजा क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या आया? यूनाइटेड नेशंस। हम इस एक स्टेप और आगे बढ़े। अब हमारी दुनिया और आगे बढ़ रही है और एक सरस्वती की धारा, इनर करंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि आदमी ये सबसे उब गया है। तीसरे विश्व युद्ध का भय भी सबको दिखा रहा है और आज इतने प्रकार के एटम बम्स हैं, इतने संख्या में हैं कि अगर दो बड़े देश आधे घंटे के लिए पगला जाएं, दूर दराज में कहीं पूरी दुनिया में ये इतनी बड़ी, इतने 7-8 अरब की आबादी दुनिया की, कुल 40,000 आबादी बन जाएगी दूर दराज के जंगल पहाड़ के इलाकों में। लेकिन इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बाबा ने कहा है कि ह्यूमन माइंड इज मोर पावरफुल देन द एटम बम्स, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तो हमारे गाइड ऐसे प्रिसेप्टर हैं कि हमको निराश है तब भी हमको आशा की किरण बना करके रखे हैं सामने दिखाने के लिए। इसलिए हमको डरने की जरूरत नहीं है। हम ये आदर्श लेकर के जाएं और आज सब लोग मानने के लिए तैयार हो गया है। अगर पूरा विश्व के अंदर की आत्मा को आप देखें तो आदमी एक मनुष्य का समाज चाह रहा है। इसलिए यही हाई टाइम है हमको हररेव पिता गौरी माता स्वदेश भुवनत्रयम् का नारा लेकर के आगे बढ़ने का। ये स्वस्तिक झंडा अगर हम लेकर के आगे बढ़ते हैं तो इस स्पिरिचुअल सेंटिमेंटल अप्रोच से कई हाई टाइम है, जबकि हमको ये इसको एक मानव समाज बनाने में सहूलियत हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है स्पिरिचुअल कल्ट। हम सब जानते हैं कि हम मनुष्य इंडिविजुअल्स ही समाज को बनाते हैं, क्योंकि समाज तो हमारा ही कलेक्टिव फॉर्म है। तो जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है वैसे ही समाज का भी एक कलेक्टिव ह्यूमन बॉडी है। तो स्पिरिचुअल कल्ट क्या है? कल्ट वेस्ट के देशों में अच्छा नाम नहीं है। कल्ट का डिक्शनरी में मीनिंग भी बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल कल्ट क्या है? स्पिरिचुअल कल्ट बाबा कह रहे हैं कि जब हम अपने जो भोजन से एनर्जी लेते हैं, तो सब आप सभी जानते ही हैं कि 7 स्टेजेस हैं उसके। अंतिम शुक्र से एक्टोप्लाज्म बनता है। हमारे हिस्ट्री के लिए बाबा ने 16 पॉइंट दिया है कि हम अपने जो वाइटल स्टफ है उसको एक्टोप्लाज्म में कन्वर्ट करते हैं। तो वाइटल स्टफ को, जो भोजन से हमारा बना, उसको एक्टोप्लाज्म में कन्वर्ट किया। उस एक्टोप्लाज्म को ही चित्त कहते हैं। चित्त को अहम को महत और महत को आत्मा में, परमात्मा में मिला दिया। ये जो प्रोसेस है कन्वर्शन ऑफ एनर्जी, यही है जो प्रोसेस इसको करा देता है, जो प्रोसेस इसको सिखला देता है, करा देता है प्रैक्टिकल, उसी को स्पिरिचुअल कल्ट कहते हैं। स्पिरिचुअल कल्ट माने एक सेंटेंस में साधना। इसलिए इसके द्वारा हम पूरी दुनिया के लोगों को समझाकर, सिखाकर, क्योंकि स्पिरिचुअल अर्थ तो सब में है, अगर सिखाएंगे
और इसमें रिलीजन हमारे रास्ते में बाधा नहीं है, क्योंकि हम लोग रिलीजियस पीपुल को भी साधना सिखाते हैं। मैं तो कहता हूँ, अरे भाई तुम अगर नमाज पढ़ते हो तो तुम्हारी नमाज और अच्छी तरह से अदा होगी अगर तुम साधना करो। अगर तुम संडे को प्रेयर करते हो तो तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको करोगे तो तुम्हारी प्रेयर एक्सेप्ट। इसलिए हम लोगों के सेंटिमेंट को ध्यान में रखते हुए उसका जो अंदर का स्पिरिट क्या है जो खोज रहा है उसको दिला देंगे तो इतना बड़ा उपकार होगा। इसलिए हमारे आचार्य लोगों का, हमारे दीदी और दादा लोगों की इतनी मान्यता पूरी दुनिया में कैसे है, इसी को तो लेकर के हम जा रहे हैं। हमारे पास यही हथियार है, यही हमारा दंड है, यही हमारा त्रिशूल है, इसी से हम लक्ष्य का भेदन करेंगे। इसलिए स्पिरिचुअल कल्ट हमारे हाथ में ऐसा हथियार है कि मानव समाज को यूनाइट करने की ये सबसे बड़ा हमारे हाथ में ये हथियार है। अब ध्यान ये रखना होगा, ये इतनी सारी बातें कहा, इसको अगर ध्यान रखेंगे तो हमको एक मानव समाज बनाने में असुविधा नहीं होगी। पहले ही प्रिकॉशन में कह चुका हूं कि पॉइंट ऑफ डिफरेंस को हम प्रमोट नहीं करेंगे, इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन अब एक बात है कि बाबा चाहते हैं कि हम ये भी जानें, बाबा के इसी प्रवचन में इस बात को भी कहा है कि हमारे पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है। पॉइंट ऑफ यूनिटी तो हो गया, इसको भी जाने। इसलिए ये कहाँ कहाँ है डिफरेंस? एक है तो फूड में, भोजन में, ड्रेस में, लैंग्वेज में और रिलीजन में। तो ध्यान ये रहे कि बाबा के मुताबिक ही अन्यत्र है, बाबा ने दिया है कि हम अपना भोजन का तरीका किसी पर इम्पोज न करें। बाबा ने कहा है डिफरेंट जोन है, फूड जोन, हिंदुस्तान की ही बात लिखे के आधार पर बाबा ने इसको देखा है। जैसे ईस्टर्न इंडिया ऑयल, सरसों का तेल खाने वाला है, सब्जी सरसों के तेल में अगर बनाई जाएगी तो अच्छी लगेगी, लेकिन सरसों के तेल की सब्जी अगर पंजाब में हो जाए तो कोई नहीं खाएगा, वहाँ आदमी, गंध आएगी उसको। तो फूड के मामले में हमको ध्यान रखना होगा, डिफरेंसेज है लेकिन उसमें हम यूनिटी नहीं खोज सकते। एक तो ऑयल जोन है, उसमें भी है कोकोनट ऑयल साउथ इंडिया, चारों स्टेट्स, मस्टर्ड ऑयल वाला है ईस्टर्न जोन, इसके बाद पीनट ऑयल, मूंगफली का तेल, महाराष्ट्र गुजरात, इसके बाद है घी जोन, पंजाब हरियाणा राजस्थान, यहाँ घी से सब्जी बनती है। इसलिए फूड में डिफरेंसेज हैं, इसमें हमको यूनिटी लाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये चारों जो एरिया है तेल वाले, ये सब सात्विक है, इसलिए इसमें यूनिटी नहीं हो सकती, डिफरेंसेज है। इसको लेते हुए हमको वन ह्यूमन सोसाइटी की तरफ जाना है। दूसरा डिफरेंस का पॉइंट है ड्रेस। ध्यान रखना, हमको किसी के ड्रेस के ऊपर भी कटाक्ष नहीं करना, क्योंकि जियोग्राफिकल सिचुएशन के मुताबिक ड्रेसेज आदमी पहनता है। मैदानों में आदमी ढीला ढाला ड्रेस पहनता है, पहाड़ में टाइट ड्रेस पहनता है, गर्म ड्रेस पहनता है। ईस्टर्न इंडिया में जहां फ्लड एरिया है वहां ऐसा ड्रेस पहनता है आदमी कि उसको उठा के चल सके। इसलिए ड्रेस के मामले में भी डिफरेंस है, उसमें यूनिटी नहीं हो सकती और उसमें हमको यूनिटी खोजने की आवश्यकता नहीं। इसलिए फूड के मामले में, ड्रेस के बारे में डिफरेंसेज है, उसको ध्यान रखेंगे तो उसमें हम यूनिटी नहीं खोजेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज। बाबा ने कहा है और होगा भी कि विश्व की सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत। संस्कृत से ही सब कुछ निकला, सभी भाषाएं निकली। लेकिन बाबा एक बात कह रहे हैं
कि रेशियल और कल्चरल फैक्टर की वजह से लैंग्वेजेस में डिफरेंस। भाषा शब्द ये सब लोग जानते हैं, परा, पसंती, मध्यमा, द्योतना, बैखरी, श्रुति गोचरा। श्रुति गोचरा के पहले बैखरी तक विश्व के सभी लोगों की एक भाषा है, लेकिन मनुष्य बैखरी से श्रुति गोचरा में ये 6 स्थानों को टच करते हुए जो शब्द निकलता है, आवाज जो निकलती है, उसी को भाषा कहते हैं। इसी आधार पर संस्कृत व्याकरण ने बतलाया है, जो होठ के द्वारा, होस्ट उसको कहते हैं, दंत्य, तालव्य, मूर्धन्य, कंठ, मूर्धन्य, नासिका, इतने स्थानों से, 6 स्थानों से निकल करके भाषाएं निकलती है। इसलिए उच्चारण के अंतर से भाषाओं में अंतर हो जाता है, लेकिन सबकी जननी संस्कृत है। बाबा ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ द वर्ल्ड, जो बाबा का है उसमें कंट्रीब्यूशन, उसमें देखने से सब स्पष्ट मालूम हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा है कि लैंग्वेजेस का जो वेरिएशन है, ये रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक ये है, इसलिए इसमें डिफरेंसेज है, उसमें हमको जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमारे पायनियर कंपनी को बाबा का निर्देश है कि हमारे जो मिशनरी बाहर जाएंगे, जितनी भाषा सीख सके वहाँ अच्छा है। जिस देश में जाओ उस भाषा को सीखो, क्योंकि भाषा से सेंटिमेंटल हमारा अटैचमेंट हो जाता है। आसानी से आदमी वहाँ पर लोगों के बीच में मिक्स कर सकता है, लेकिन किसी की भाषा के ऊपर कमेंट नहीं करता। इसके बाद है रेस। बाबा ने कहा है कि ओरिजिनल तो 4 रेसेस दुनिया में हैं, आर्यन, मंगोलियन, अस्टिक और नीग्रो है। आर्यन की के 3 ब्रांचेज है, नॉर्डिक, अल्पाइन और मेडिटेरियन। नॉर्डिक्स की स्पेशलिटी आप लोग नोट में भी देखेंगे, इनका रेडिश वाइट स्किन है, गोल्डन हेयर है, ब्राउन आइज है, वार्म ब्लड और तोते की तरह नाक। ये जहां होगा आप समझेंगे कि ये नॉर्डिक आर्यन रेस का आदमी है। दूसरी है अल्पाइन आर्यंस, इनका है मिल्की वाइट स्किन, ब्लैक और ब्लू हेयर, ब्लू आइज, और इनका ब्लड थोड़ा कूलर हो देन नॉर्डिक्स, और हॉकिस नोज। ये जहां है आप समझेंगे कि ये अल्पाइन करेक्टर। और तीसरा आर्यन का ब्रांच है मेडिटेरेनियन। ये फेयर स्किन, ब्लैक हेयर, ऑर्डिनरी नोज, कूलर ब्लड देन द अल्पाइन, मीडियम साइज। ये लोग फ्रांस, अरेबिया, बाल्कन्स, ये मेडिटेरेनियन रेस के लोग हैं। आज कहना मुश्किल है कि कितनी रेशियल ब्लेंडिंग कहाँ तक हुई। और आनंद मार्ग जब से इंटर रेशियल, इंटर रिलीजियस मैरिज इंट्रोड्यूस किया, आप लोग देख रहे हैं कैसी ब्लेंडिंग हो रही है और कैसी नई रेस हेल्दी और इंटेलिजेंट इमर्ज होकर आ रही है। इसलिए ये डिफरेंसेस ये धीरे धीरे हमको मिनिमाइज करके एक मानव समाज की तरफ इसको लाना है। दूसरा मंगोलियन है। ये मंगोलियंस 5 ग्रुप्स में हैं। जापानीज, जिनको निपोनीज कहते हैं, चाइनीज, मलय और इंडो बर्मनीज और इंडो टिबेटन, ये मंगोलियन लोग हैं, मंगोलियन ब्लड है। अस्टिक हैं, ओरिजिनल भारत के वासी, इनका साइज मीडियम साइज,
और ब्लैक एंड मड कलर स्किन, निग्रोज हैं ब्लैक स्किन, किंकी हेयर घुघराले बाल, थिक लिप्स, स्लाइटली कूलर ब्लड देन आर्यन और टॉल स्टेचर। अब इंडिया में जो रेशियल डिविजन्स है ये आप देख लीजिए। द्रविडियन है, ये आंध्रा पूरे चारों स्टेट साउथ इंडिया के द्रविडियंस हैं। अब बाबा इस सब्जेक्ट को ले जा रहे हैं एक तरफ, इसको आप ध्यान दें। हमारा ध्यान बाबा ले जा रहे हैं यहां से उठा करके प्री हिस्टोरिक एरा में। उसको देख करके बाबा जब हिमाचल आए थे तो बैठ करके बाबा बोल रहे थे कि मैं जहां बैठा हूं जी, यहां कभी समुद्र लहराता था और फिर आगे समुद्र लहराए। तो बाबा ने अन्यत्र कहा है, इंटायर नॉर्थ इंडिया समुद्र के अंदर में था। ये विंध्य पर्वत के उत्तर और विंध्य पर्वत के दक्षिण, ये पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया तक, ऑस्ट्रेलिया सब एक जगह था। एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी है, उसके मुताबिक कॉन्टिनेंट्स आर गेटिंग डेविएटेड, ड्रिफ्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में। इसलिए वर्ल्ड के मैप को अगर हम मिलाएं, अरेबियन सी की तरफ से हम ला करके अफ्रीका को मिला दें, इधर से साउथ ईस्ट एशिया को मिला दें, ऑस्ट्रेलिया से मिला दें, तो सब एक बन जाएगा। ये पूरा का पूरा था गोंडवाना आइलैंड पूरा। इसलिए साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सेंटिमेंट है भारत के प्रति, इंडिया के प्रति, क्योंकि गोंडवाना आइलैंड के लोग हैं। हमको कितनी सुविधाएं हैं लोगों के एक तरफ मिलाने में। तो प्री हिस्टोरिक टाइम पर बाबा ले जाने का मतलब है कि तुम देख लो कि कोई चीज जियोग्राफिकल फीचर्स में भी धरती भी घटती बढ़ती रहती है, अलग होती है, नजदीक होती है। ये सब अगर जाने रखेंगे तो हमको एक जगह यूनाइट करने में सहूलियत हो जाएगी। इसी में बाबा इरेज के साथ, लैंग्वेज के साथ, स्क्रिप्ट की भी बाबा बात कर रहे हैं। इसलिए स्क्रिप्ट में बेसिक बाबा कह रहे हैं कि आर्यन स्क्रिप्ट है, सेमेटिक स्पिरिट है, चाइनीज स्क्रिप्ट है। और उसी में कह रहे हैं बाबा ये स्क्रिप्ट करीब 6000 वर्ष इसका पुराना है। उसको और ब्राह्मी और खरोष्टी ये करीब 1000 वर्ष पुराना है। अब इतना कहने के बाद बाबा रिलीजन पर आते हैं। ये कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि जो रिचुअलिस्टिक फैक्टर को, रिचुअलिस्टिक बातों को अधिक महत्व देता है। इसलिए हम अगर लोगों को धीरे धीरे उसके सेंटिमेंट को टच नहीं करके, हर्ट नहीं करके, उसको अगर हम धार्मिक बनाएंगे, स्पिरिचुअल बनाएंगे, तो इस बंधन से भी आदमी निकल जाएगा, इस बंधन से भी आगे निकल जाएगा। क्योंकि जब आदमी स्पिरिचुअल होगा तो इस सब बंधन को खुद ही तोड़ देगा, समझेगा कि हम जहाँ फंसे हुए थे इससे मेरा काम नहीं है, हमको तो और आगे जाना है। इसलिए किसी शायर ने बहुत ही अच्छा कहा है, निकल जा अक्ल से आगे की ये नूर, चिरागे राह है मंजिल नहीं। ध्यान रहे, आदमी रिचुअलिस्टिक कब बनता है? जब जानता नहीं है। लेकिन अगर हम उसको स्पिरिचुअल नॉलेज देंगे, उसके सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करते हुए उसको और बढ़िया रास्ता दिखला देंगे, तो हर आदमी चलना चाहेगा, हर आदमी चलना चाहेगा। तो रिलीजन भी हमारे रास्ते में बाधा नहीं होगा। यद्यपि डिफरेंस है लेकिन बाधा नहीं होगा। अब ध्यान ये रखना होगा कि इससे
हम लोगों को कौन सा ऐसा चीज है जिसके द्वारा हम जल्दी से अपना काम कर सकते हैं, इसमें हमको जोर देना होगा। इस बुराई को ये आज बुराई के रूप में धारण किया है, और पूरे वर्ल्ड में आज पीस को डिस्टर्ब करने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर है रिलीजन। तो इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। ध्यान रखें, बड़ा टेक्निकल पॉइंट है ये, बड़ा सैलिएंट पॉइंट है जो बाबा इसको टच कर रहे हैं। माइंड इट, प्लीज नोट इट वेरी केयरफुली, कि इससे इसको अप्लाइड साइड इसका ये है। बाबा कहते हैं कि ये पूरा होगा स्टडी ऑफ साइंस से, स्टडी ऑफ साइंस, क्योंकि ये प्रूव जब साइंटिफिक होगा आदमी का, तो डॉगमा से हमारा छुटकारा मिलेगा। और डॉगमा ही सबसे बड़ी बाधा है आज वर्ल्ड यूनिटी में। एक ह्यूमन सोसाइटी के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है रिलीजियस डॉगमा। ये स्टडी ऑफ साइंस से ही पूरा होगा। इसमें ध्यान ये रखना होगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं कि रिलीजन के नाम पर, रिलीजियस कन्वर्शन के नाम पर जो रिलीजियस क्रूसेड्स हुए हैं यूरोप में, और लोगों को पहले ईसाई बनाया, फिर मुसलमान बनाया, आज सब हिंदुओं का भी कन्वर्शन हो रहा है। इसलिए ये हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इसको हम कैसे फाइट करें। ये फाइट है, इग्नोरेंस है। इसका कारण है इग्नोरेंस, लिटरेसी, इलिटरेसी एंड पॉवर्टी, गरीबी। और इसमें जो हमारा 50% पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, इसके साथ हर सभ्यता में, हर रिलीजन में, हर टाइम में अत्याचार हुआ है। इसलिए हम लोग ध्यान रखना होगा, जो हमारा वीक ऑर्गन है सोसाइटी का, लेडीज, इसको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि आज भी इनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है कि इनको आने के पहले ही माँ के गर्भ में ही इनको मार डाला जा रहा है। दे हैव नो राइट टू कम आउट ऑफ मदर्स वूम। दिस इज टू मच। देयरफॉर इट इज नॉट टाइम फॉर फाइटिंग रिलीजियस वार। हमको ये सिखाना होगा, दिस इज नॉट द टाइम फॉर फाइटिंग रिलीजियस वार्स, बट फाइटिंग अगेंस्ट इग्नोरेंस, इलिटरेसी। वन ह्यूमन सोसाइटी बनाने के रास्ते में इतना बड़ा हथियार है ये आज के टाइम में। तो आप देख रहे हैं पश्चिम में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, हमास और इजराइल में क्या हो रहा है। ये हाई टाइम है हमको अपनी बात को लेकर के आगे बढ़ने का। दिस इज नॉट द टाइम फॉर फाइटिंग रिलीजियस वॉर। इफ वी आर फाइटर्स, लेट अस फाइट अगेंस्ट इग्नोरेंस, अगेंस्ट इलिटरेसी, अगेंस्ट पॉवर्टी। कितना बड़ा वार है, इसलिए हमको एक नया वार फील्ड खोलना होगा। इस वार फील्ड में हमारी जो विक्ट्री होगी वो होगा वन ह्यूमन सोसाइटी बना, वन ह्यूमन सोसाइटी। कि इस टाइम में इसका सब जगह इतना अगर प्रेजेंटेशन बढ़िया से हो, तो इतना बढ़िया एक्सेप्टेंस होगा कि आनंद मार्ग को इसी से लोग एक्सेप्ट कर लेगा कि कितना ग्रेट, महान इनका आदर्श है, कितना बड़ा इनका दिल है, कितनी बड़ी इनकी बाहें ये समेट लगे हम सबको। इन दो शब्दों के साथ मैं विराम देना चाहूँगा। आप सब विद्वान हैं, आपको मैंने कोशिश की मदद करने की। नमस्कार। मेरा वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।